हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा कल चर्चा कर ली थी, लास्ट केस स्टडी शायद यही थी, पायलट वाली बात चल रही थी। ठीक है, अब वो बढ़ाते हैं चर्चा को आगे, सब सामने देख रहे हैं। बेटा ये केस पढ़ेंगे, ये वाला केस पढ़ेंगे एक बार। रिक्वायरमेंट पढ़ देता हूं मैं। नेम द प्रोसेस एंड स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर अ जॉब डिस्कस्ड अबव। ठीक है जी। ऑल्सो एक्सप्लेन द नेक्स्ट थ्री स्टेप इन द प्रोसेस व्हिच कैन बी सब्सिक्वेंटली परफॉर्म्ड बाय द कंपनी। ठीक है जी सर, लेकिन यहाँ पर हिंट पूरा है कि सिलेक्शन की बात है, आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द, ठीक है ना। तो प्रोसेस का नाम तो सिलेक्शन ही है। स्टेप्स आइडेंटिफाई कर दो और अगले तीन भी बता दो। बेटा स्टेप्स प्लूरल सेंस है, एक नहीं मिलेगा, दो तीन मिलेंगे। पढ़ना जरा आराम से। पढ़ लिया? मिल गए होंगे। कितने स्टेप्स मिले? तीन। तीन अलग अलग पैराग्राफ, तीन स्टेप है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, ये पैराग्राफ पढ़ो। सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ठीक है जी। कुछ समझ नहीं आया तो बता दो, मैं बताऊं। आ गया? चलो जी। पढ़ना बेटा। ये बेटा एंड वर्ड ना गलत है, यहाँ पर एंड वर्ड नहीं होना चाहिए। बस एंड वर्ड हटाकर पढ़ना, ये वाला एंड। पहले मुझे बताओ, इस पैराग्राफ में एक स्टेप है, कौन सा स्टेप समझ में आया जब ये पैराग्राफ पढ़ा? रिक्रूटमेंट समझ में आया ना, कैसे है ना। तो बाबू उसने पूछे हुए नेक्स्ट टू स्टेप, लिख के जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है जी, ठीक है। ये बात है जो मैं पढ़ाना चाहता था कल आपको। लो जी, मैं पढ़वाऊंगा आंसर। स्टेट एनी 5 ड्यूटीज दैट आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स पर्सोनल या एचआरएम। ठीक है ना जी। और ऐसे ही इसके ऊपर केस स्टडी भी आई हुई है, और बाद में लिखा हुआ है लिस्ट आउट द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी दैट मिस्टर नरेश इज सपोज्ड टू परफॉर्म एज एचआरएम। मैंने कहा भी था आप नोट्स में लिख लेना, लिख लेना, कोई नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या एक्टिविटी एचआरएम को करनी चाहिए। ये पढ़ोगे तो बेटा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट समझ में आएगा। पढ़ना। सिलेक्शन और उसका प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन। बाकी देखो बेटा, फोर्थ वन बहुत सिंपल बात है, ये भी समझ लो बेटा। मिडिल लेवल पर सारे मैनेजर्स काम करते हैं। अगर किसी बच्चे के सामने मैंने नहीं बोला तो आज बोल रहा हूं, मिडिल लेवल पर सारे मैनेजर काम करते हैं, बस दो को छोड़ दो। अगर मैं कहूं ना प्रोडक्शन मैनेजर कहां काम करता है, मिडिल लेवल। परचेस मैनेजर मिडिल लेवल, फाइनेंस मैनेजर मिडिल लेवल, मार्केटिंग मैनेजर मिडिल लेवल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मिडिल लेवल, इन्वेंटरी कंट्रोल मैनेजर मिडिल लेवल, मार्केटिंग मैनेजर। सर मैं जिसका भी नाम ले लूं आगे मैनेजर डालो, और नजर कहां पर आएगा बेटा? मिडिल लेवल पे ही आएगा। सिर्फ दो के नाम छोड़ दो, ठीक है ना, एक जनरल मैनेजर और एक फर्स्ट लाइन मैनेजर। ठीक है ना, जीएम यहाँ काम करता है और फर्स्ट लाइन मैनेजर यहाँ काम करता है। जब बेटा करूंगा चैप्टर 1 की चर्चा तो समझ में आ जाएगा, अभी छोड़ दो इस मुद्दे को। अब उसने पूछा कि एचआरएम के फंक्शन क्या है। सर 4 फंक्शन तो मैंने बता दिए, कुछ नहीं बेटा, ये स्टाफिंग प्रोसेस ही है। और मैंने ये भी कहा था कल, स्टाफिंग में जितनी एक्टिविटी पड़ी है सब लिख देना कि एचआरएम ही करता है।
तो तब भी काम चल जाएगा। तो मैं गलत तो नहीं बोल रहा, आज आपको जस्टिफाई भी करा रहा हूँ वो बात, ठीक है ना जी। ये बात मैं समझाने के लिए डायग्राम बनाया। कहता है मेंटेनिंग, नहीं नहीं, मेंटेनिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन। चलो ठीक है, जैसे जिसने लिखा। वो कह रहा है कि क्या करता है ये, लेबर की रिलेशन और यूनियन मैनेजमेंट यानी कि टॉप लेवल की रिलेशन बरकरार रखता है। बेटा आप मिडिल लेवल पे हो, मिडिल लेवल का काम ही यही होता है कि टॉप लेवल ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो उसको एग्जीक्यूट करा कर दो वर्कर से, और बेटा वर्कर की कोई प्रॉब्लम ग्रीवेंसेस आए उसको पास ऑन करो टॉप लेवल का, ताकि इन दोनों की रिलेशन अच्छी बनी रहे। यही लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में, ये लेबर की रिलेशन और मैनेजमेंट की रिलेशन बनाकर रखता है। समझ में आई बेटा बात। और ये वाला मुद्दा अगर आपको याद हो, कल जब 2 पॉइंट आए थे तो उसमें भी एक पॉइंट ये लिखा हुआ था। कल एचआरएम के 2 फंक्शन आए थे, मैंने कहा था मैं पढ़वाऊंगा 5-6 वाला पढ़वाऊंगा आपको, पर पढ़ लो चलो एक बार 2 भी लिख लोगे पेपर में, आराम से लिख के जाएंगे। एक काम करो, एक बार इसको कॉपी कर लो, नोट्स में लिख लो। आकाश एक सेकंड क्लोज कर दो। लो होता है, आगे बढ़ाते हैं बात को, करते हैं आगे। आकाश करते हैं बेटा बात को आगे। लो बेटा पढ़ना ये पैरा, और उसके बेटा 3 बेनिफिट्स लिखने हैं। पढ़ना बेटा प्लीज। चार लाइन से ही पता लग गया होगा। ओ इलेक्ट्रीशियन की बात आ गई, अप्रेंटिस, ठीक है जी, डन। कल टेस्ट है ना आपका, बताऊं तो मैं किस चीज का टेस्ट है, बताता हूँ बेटा। एक आध क्वेश्चन मैंने इसमें कट किया, अगर आप अपना बुक से पढ़ोगे तो ये कट कर देना। जॉब रोटेशन ट्रेनिंग मेरे टाइम पर होती थी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, 2012 में हुआ है। देख रहा हूँ भाई, है नहीं अभी, एक आध तो है, एक आध क्वेश्चन और कट है, मुझे याद आ रहा है। कैंपस रिक्रूटमेंट आंसर दिया होगा इन्होंने और मैंने कट किया होगा। बाबू एक बार ना एक काम करो, explain the other steps which Nisha has to perform to complete the process being discussed above। बेटा मेरे को प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कुछ और स्टेप ऐड करने होंगे। अच्छा जी, देखते हैं बेटा, पहले ये देखो कि क्वेश्चन कौन सा स्टेप तक पहुंच चुका है, तभी तो हम बचे हुए स्टेप्स बता सकते हैं। ठीक है जी, एक बार क्वेश्चन रीड करो ढंग से। ठीक है जी, मैंने तो पढ़ लिया, पढ़ लिया मेरे हिसाब से सारा। अरे नहीं यार, बच्चे कह रहे पढ़ना ही हमने सेकंड लास्ट पैरा से शुरू किया, शुरू के 2 तो यूजलेस ही होते हैं। अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा ना, डिड एन एनालिसिस ऑफ द नंबर एंड द टाइप एंड द क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर द अपॉइंटमेंट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर पढ़ोगे तो ऐड किया रिक्रूटमेंट, तो बेटा बच्चे हुए स्टेप तो लिख ही जाएंगे। ठीक है ना जी, सिलेक्शन से शुरू करो, पढ़ना बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, लिखा भी हुआ है सिंपल, बस ये पैराग्राफ भी पढ़ लो मेरे लिए बहुत सिंपल।
पहले 5 स्टेप लिखने हैं, लिख देंगे। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ है थोड़ी। अब एक क्वेश्चन आने वाला है, ये तो चलो एबीसी का केस है, सिमिलर, ये बढ़िया केस है, बहुत बढ़िया। एक काम करो, इसमें रिक्वायरमेंट बिल्कुल आखिरी में पढ़वाता हूँ, थोड़ी से अगले पेज पर भी है मुद्दा, केस पढ़ना, केस पढ़ना, केस। केस पढ़ लिया? ठीक है, जिससे आंसर मुझको बताएगा भाई। चलो केस पूरा कर दो। पार्थ ने सोचा इसके बाद वो कभी भी एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के रास्ते से नहीं जाएगा। ठीक है जी, 4 रीजन कि वो क्यों नहीं जाना चाहता। अरे अब क्या लिखोगे भाई? डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि मैं मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स लिख दूं? सर उसमें ना पूरे केस में ना डिस्करेज किया हुआ है एक्सटर्नल सोर्सेस को रादर देन एनकरेज करना इंटरनल सोर्सेस को। तो बेटा डीमेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस ही करेक्ट आंसर होगा, मेरिट ऑफ इंटरनल सोर्सेस करेक्ट नहीं होगा यहाँ पर, है? हाँ हाँ, अच्छा हमने 3 पढ़ी हुई है, एक बना देंगे। कैसे बना लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? एक तो हमने डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ पढ़ा हुआ है, एक कॉस्टली प्रोसेस पढ़ा हुआ है, एक लेंथी प्रोसेस पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? अगर हम बनाना चाहे तो वहां से ढूंढो, इंटरनल सोर्सेस की मेरिट से ढूंढो, उसका कोई अपोजिट बन सकता हो तो है। हाँ, ह्यूज एक्सपेंसेस शुड बी इनकर्ड ऑन द ट्रेनिंग टू, ऐसे करके कोई हेडिंग बन सकती है कि वहां ट्रेनिंग पे पैसा खर्चना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बढ़ना है आगे। एक केस है यार, बहुत देर से मिल नहीं रहा। यस, यही है वो केस। बाबू एक बार ना ये केस पढ़ेंगे, ऑल्दो मैंने बाद में केस 2-3 बार पढ़ा और फिर मैंने बाद में ना केस को काट दिया ये। ठीक है, एक बार आप पढ़ो, क्या आप भी वही सोचते हो जो मैं सोचता हूँ? पहले मैं केस पढ़वा दूं आपको, रिक्वायरमेंट पढ़ना। रिक्वायरमेंट पढ़ी? ठीक है, चलो जी, अब केस पढ़ना। मैं तो कह रहा हूं अपनी फर्म का नाम कल को ऐसे ही रखना है, कैट्स आई। बुल्स आई तो सुना था यार, कैट्स आई क्या होता है? हद होगी यार। किसी को कुछ याद आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ? अभी तो याद आ गया, आई एम श्योर। लो सर लो। पढ़ा? और भी कुछ है क्या आगे का तो सब? वैसे तो मैं याद करा देता हूँ भाई, मैंने तो केस को 2-3 बार पढ़ा, मुझे पहली बार में क्लिक कर गया था कि केस मैंने कहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है ना सर?
आपको बता देता हूं, ये ऑर्गेनाइजिंग का केस होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका आंसर था डेलीगेशन, और डेलीगेशन की 4 इंपॉर्टेंस, अगर आपको याद आ रहा हो। एपीसी की बुक में ऐसे 2 केस हैं, मैंने दोनों पढ़वाए हुए हैं आपको मेन बैच में, कोई नहीं रिवीजन में भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और बहुत बड़े बड़े हिंट ना इस चीज के, कि वो अकेले सारे काम को हैंडल नहीं कर पा रहा, उसने एक्सपेंड करना था तो उसने 2 पर्सन अपॉइंट भी करे, और बाद में बेटा ये भी है, सर ग्रोथ भी कर पा रहा है वो, कुछ याद हो तो। वैसे तो डेलीगेशन आना चाहिए, इन्होंने देखो कैंपस रिक्रूटमेंट 4 एडवांटेज लिखकर बैठ गए बहुत एक्सटर्नल सोर्सेस के, गलत है, 100% गलत है, ठीक है ना जी। इसका आंसर भाई डेलीगेशन ही बैठता है। ये समझ में आ जाएगा जब पढ़ोगे मुझसे बेटा। अगला चैप्टर वैसे मेरा ऑर्गेनाइजिंग का ही मोड है, ठीक है जी। चलो बाबू, ये ना केस बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, बिना केस पढ़वाए क्वेश्चन पढ़वा रहा हूँ आपको, ठीक है। केस स्टडी नहीं पढ़वा रहा हूँ, केस बहुत बड़ा है भाई, ठीक है ना। हमें क्या करना केस पढ़ के, सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये पढ़ना पहला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना फिर ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। केस पढ़ा नहीं, सॉरी क्वेश्चन पढ़ा। आंसर इज आंसर इज ए, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है जी। सेकेंड वन, पढ़ना सेकेंड क्वेश्चन बिना केस पढ़े, मतलब गधा। पूरा केस, पूरा क्वेश्चन सही पूछ लिया, कहता है आइडेंटिफाई द स्टेप, ही कह देता आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग, फिर ही ऐसे ही पैसे। मेरे क्वेश्चन ही पूछना नहीं आता बेटे, एक्सपेक्टेड, ठीक है यार, बहुत गलत क्वेश्चन पूछा। ठीक है जी, आंसर इज सिलेक्शन, ठीक है जी। एंड लास्ट क्वेश्चन, केस ही नहीं पढ़ा भाई। आंसर इज सिलेक्शन टेस्ट, केस नहीं पढ़ा भैया, ठीक है जी। ऐसे आ जाए पेपर, है ना। चलो अब एक काम करो, एक मिडल पेपर पेन निकालो, एक 5 क्वेश्चन का 5 एमसीक्यू का एक टेस्ट है, बस 5 एमसीक्यू, ठीक है। मैं अभी चेक करूंगा, ठीक है। चलो कुछ नहीं कोई बोलिएगा। ये बात याद हो ना, मुझे नहीं पता आपने नोट्स पढ़े कि नहीं पढ़े, पर मैंने बैच में बोल दिया था भाई पढ़ाते हुए, मैंने बैच में बोला था ये पढ़ाते हुए। अब आपने कितना सुना वो तो आप ही जानते हो। ऊपर कर दो, आप तो कर ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन और ही क्या होगा, मान के चल रहा हूँ। बेचारे कहीं तो फंसे। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते इनके तोते हो गए पहले, मैंने सबके चेहरे देखे, शुरू कर रहा तो बहुत खुश हो रहे थे, तो अब आओ तो
इसने ऑप्शन भी बढ़िया दिया, बढ़िया फंसाया थर्ड वाले में। लो प्रभु का नाम। डन। बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आंसर तो लिखना ही है, कुछ भी लिखो गैस, छोड़ना नहीं है कुछ भी। सबने अगर सब मार्क कर दिए हैं तो चेकिंग की तरफ बढ़े। डन। हाँ कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? करो आराम से करो, कोई भाई 30 सेकेंड्स और रुक जाओ। चलो जी बाबू, एक बार अपनी शीट को एक्सचेंज कर लो पड़ोसियों के साथ। डन है? अरे तुम 3 जने भी तो एक्सचेंज कर सकते हो, तुम्हें कैसे सिखाऊं मैं? हाँ तो बिल्कुल ही यार, बच्चे ही हो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए, अप्रेंटिसशिप। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। जॉब ऑफर हमेशा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट से होता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से। सर याद कर लो, सिलेक्शन में जब जॉब ऑफर पॉइंट था, मैंने जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस ही ऐसे बताया था। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। चलो कुछ तो गलत हुआ, कितनों का ठीक है ए? चलो 4-5 का तुक्का काम आया। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है बी, इसमें भी उड़े होंगे कहीं होंगे। सबका सही है? हैंड रेस करना कितनों का सही है? सही है। कितने का गलत है? अब एक बार फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर मैं एक बात और बोल देता हूं। इसने बोला कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू मतलब फॉल्स है। मैं तो पॉजिटिव सेंस में सोचता हूं फॉल्स है। Fixed assets are the biggest assets of business enterprise. No बेटा, human assets are the biggest assets. Human assets मतलब एम्प्लॉइज। आपको ये भी बता देता हूं, पेपर में क्वेश्चन आता है केस स्टडी। यार बहुत साल से ना मैं देख नहीं रहा हूं, किसी भी बुक में नहीं है, पहले सभी बुक्स में होती थी। ये केस स्टडी सुन लो। अब पता नहीं यार, कई बार ना मेरा सेक्शन कुछ ऐसा बोल रहा होता है, पेपर में आ जाती है वैसी चीजें, मैं बोल देता हूँ सुन लो। एक केस स्टडी आया करती थी मेरे टाइम पर कि हमारी कुछ एसेट्स ऐसी हैं जो डेली उठकर आ जाती हैं बिजनेस में और डेली बिजनेस से चली जाती हैं। सुबह उठकर आ जाती हैं, शाम को चली जाती हैं। ठीक है ना? ऐसी एसेट्स को एक्सप्लेन करने वाला मैनेजमेंट का फंक्शन लिखो। ठीक है ना? और उसके बारे में और भी कुछ पूछना चाहेगा तो पूछ लेगा। सर ये पूरा हिंट होता है ह्यूमन एसेट्स का। ह्यूमन एसेट्स ही वो एसेट्स हैं जो सुबह उठकर आ जाती हैं और शाम होते होते बेटा अपने अपने घर चली जाती है, मतलब एम्प्लॉइज की बात चल रही है। और अगर बेटा कोई फंक्शन डील करता है ह्यूमन एसेट से तो बेटा स्टाफिंग है। आगे वो कुछ भी पूछना चाहेगा पूछ लेगा। ठीक है ना? तो फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट द बिगेस्ट एसेट्स ऑफ द कंपनी। बेटा ह्यूमन एसेट से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है जी। और लास्ट का आंसर है रेफरेंसेस, यानी कि सी। बेटा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक याद करो, एक स्टेप होता था रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। मेरी तरफ देखो, तो एक स्टेप था रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, जहां पर एम्प्लॉयर आपसे कहता है प्रीवियस एम्प्लॉयर का नाम बता दो, कहां नौकरी करी है। मैंने याद होगा मैंने अपने कजन का एग्जांपल भी दिया था कि अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर का नाम बता दो, एड्रेस लिख दो उसका, कहां आपने नौकरी की है। कहता है ना बेटा? तो बेटा ये आपसे रेफरेंसेस से तो मांगी जाती हैं, कहां कहां नौकरी करी है सब बताओ। ठीक है जी। कितनों के? 5 में से 5 है, कोई एक भी नहीं है घर के? एक ही बच्चे का है भाई। क्या कर रहे हो तुम? ट्रेलर दिखा रहे हो क्या मुझे? स्टाफिंग का पक्का साथ था। लो 3 मार्क क्वेश्चन करो एक।
तो मैंने ऐसे ही कहा था, हाथ बाबू मैं सिर्फ हाथ पकड़ाता हूँ और फिर गला पकड़ लेता हूँ और दबा देता हूँ, पकड़ो तुम्हारी अजीब तहजीब, ये लो। हाँ, इसने बेचारी ने पेज ही आधा पढ़ा, एक पढ़ा प्राची को आधा दे दिया। ले तो मजे ले। बेटा ये क्वेश्चन कर रहे हैं 3 मार्क्स के हिसाब से, लिखो फटाफट से, बस इससे बड़ा हिंट क्या दूं। अब मेरा ख्याल तो 2 मुद्दों को इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते थे अच्छे से, नोट्स में भी लिखे हुए हैं। एक तो बेटा अगर आप एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन पर किसी स्टाफ को रिक्रूट करते हो तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि बेटा एम्प्लॉय का बैकग्राउंड पता होता है जिसने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अभी कल आना है। क्योंकि आप क्या करोगे बेटा, उस एम्प्लॉय से पूछ लोगे ना कितनी पढ़ाई लिखाई हुई है इसकी, कितना ऑनेस्ट है, कितना ईमानदार है इंसान, तब पहले ही तो पता कर लेते हो, तो बैकग्राउंड तो पहले ही पता कर लेते हो। दूसरी बात बेटा, ऐसा सोर्स सस्ता पड़ता है, खर्चा भी 1 रुपया नहीं हुआ है। बस 3 में से 3, 2 ही पॉइंट बनते थे भैया सही से तो आज के लिए। हाँ जी बोलो। हाँ ये भी बात, ये भी लिखी हुई है नोट्स में, आगे जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो हम उसी एम्प्लॉय को पकड़ लेंगे जिसने उसको रिक्रूट करा है। आज के लिए इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों, बाय।